नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में दिसंबर में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर हुए सीएम धामी ने कहा कि यह राज्य के लिए बहुत बड़ा अवसर है। सरकार इस समिट के माध्यम से निवेश बढ़ाने के साथ ही युवाओं को रोजगार देगी, जिसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ का बजट तय किया गया है। तो देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी है। हम लोग पूरी तरह से उत्तराखंड राज्य के हित में, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के निवेश के लिए लोगों की बहुत संभावनाएं हमारे सामने आई हैं। बहुत सारे उनके प्रस्ताव आए हैं, उन सभी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होगा और एक बड़ा निवेश आएगा। और बड़े निवेश के साथ उत्तराखंड के नौजवानों को, युवाओं को उत्तराखंड के अंदर रोजगार के लिए भी एक बड़ा अवसर इससे पैदा होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस का आंदोलन सरकार के खिलाफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 21 सितंबर को महिला कांग्रेस ने अंकिता भंडारी मामले में बेरोजगारी, महंगाई और कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और आज फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने किसानों का मुआवजा बढ़ाने को लेकर 1 घंटे का मौन उपवास भी रखा। धरने में हरिद्वार से बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए, जो आपदा से खराब हुई सड़े गन्ने के पौधे साथ लेकर आए। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि आज किसान आपदा से खराब हुए गन्ने लेकर देहरादून आए हैं और यह किसान मुख्यमंत्री को सड़े गन्ने और 1100 रुपये मुआवजे के रूप में दी गई धनराशि को वापस करना चाहते हैं। हरीश रावत ने यह भी आरोप लगाया कि हरिद्वार समेत प्रदेश के किसानों को आपदा से बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार मुआवजा के नाम पर सिर्फ किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अपमान और दर्द से, अपनी खेती के दर्द से बिलबिलाया हुआ किसान और किसानी दोनों आज देहरादून की सड़कों पर अपने सड़े हुए गन्ने के साथ हैं और ये कहने के लिए आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, हमको मुआवजा नहीं दे सकते हो, मगर हमारा अपमान मत करो, हमारे घावों पर आप नमक मत छिड़को। 2014 में इन्हीं किसानों को 8,000 रुपया प्रति बीघा मुआवजा मिला था। आज 1100 रुपया प्रति बीघा मुआवजा दिया जा रहा है। किसान मांग कर रहा है कि ये कम से कम 10,000 रुपया बीघा होना चाहिए आपदा पीड़ित किसानों का मुआवजा। दूसरी मांग किसानों की है कि गन्ना हमारा मुख्य आधार है। गन्ने के दाम, चीनी के दाम, एथनॉल के दाम दुनिया में बढ़ रहे हैं। आप जो है हमारे जो गन्ने का खरीद मूल्य है उसको 425 रुपया प्रति क्विंटल से ज़्यादा करो, 425 रुपया प्रति क्विंटल से ज़्यादा करो। और फसल चक्र का अर्थात 6 महीने का बिजली पानी माफ़ करो। जो हमने कर्ज ले रखा है उसकी वसूली स्थगित करो, ब्याज माफ़ करो। मसूरी एमपीजी कॉलेज में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर डॉक्टर जोसाली के खिलाफ कॉलेज में छात्र छात्राओं को गुमराह कर एबीवीपी की सदस्यता लेने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया और उनका पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर के इस्तीफे की भी मांग की। वहीं इस दौरान मौके पर मौजूद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एनएसयूआई के कार्यकर्ता और नेता प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंक रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि नेताओं ने कहा कि प्रोफेसर इतिहास के शिक्षक हैं, साथ ही एबीवीपी मसूरी के शहर अध्यक्ष हैं, जो कि गलत है। ये बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है। ये एक द्वेष के कारण होता जा रहा है। मनमानी शिक्षक चला रहे हैं अपनी। हमने इससे पहले भी उन्हें आगाह किया था कि केवल इस कॉलेज में, शिक्षक के मंदिर में शिक्षक को शिक्षक के रूप में रहना चाहिए, एक पक्ष के तौर पे जाके बैठ नहीं जाना चाहिए। परंतु वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। पता नहीं किस बार का उन्हें
अहंकार हो चुका है कि कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा। ये केवल एबीपी के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। कॉलेज में इनकी अनुपस्थिति देखें तो इनकी अनुपस्थिति ज्यादातर रहती है। अगर एबीपी का कार्यक्रम मसूरी के किसी भी कोने में होगा, किसी भी दिन होगा, तो ये वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। हमने इससे पहले भी सर से निवेदन किया था कि सर आप इस प्रकार से ना करें। आप शिक्षक के रूप में हम आपको देख रहे हैं, आप राजनेता की तैयारी कर रहे हैं। क्या पता इस बार छात्र संघ अध्यक्ष का पद भी लड़े, जैसाली जी हमारे एबीपी से। है कि अखिल विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है यह, जिसमें बहुत सारे मार्गदर्शक हमारे गुरुजी जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं वो कॉलेजेस में या किसी भी बाहर आंतरिक या बाहरी रूप से हमें सहायता करते हैं। जो जैसाली सर हैं वो हमारे जिला प्रमुख भी हैं, आरएसएस के बहुत सारे दायित्व में भी रहे हैं। कि जैसे भी इन्होंने आरोप लगाए हैं सारे ही बेबुनियाद हैं, क्योंकि हमारे जो संगठन है उसमें बहुत सारे गुरुजी जो हमारे जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ममता जी, जो टीवी में अभी एमकेपी में जो टीचर्स रही हैं वो भी किसी सब्जेक्ट की टीचर है। हमारे पहले से जैसाली सर हमारे शहर के नगर अध्यक्ष 3-4 साल से। रुड़की में आगामी 26 सितंबर को होने जा रही महापंचायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तैयारियों का जायजा लिया है। महापंचायत में आने वाले ट्रैक्टरों को रोकने से लेकर महापंचायत की जगह के साथ सुरक्षा इंतजामों का भी मुआयना किया। बता दें कि वाकई अध्यक्ष ने प्रशासन को विश्वास दिलाया है कि महापंचायत के चलते ट्रैफिक जैसी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो रुड़की में 26 सितंबर को महापंचायत का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ने तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही प्रशासन को अवगत कराया कि महापंचायत की वजह से किसी भी तरीके की ट्रैफिक व्यवस्था में दिक्कत नहीं आएगी। तो 26 सितंबर को रुड़की में महापंचायत का आयोजन होगा। भारतीय किसान यूनियन तैयारी के साथ वहाँ पूरा क्षेत्र में घूम रहे किसान पूरा सड़क को निकल कर होगा। यहाँ निरीक्षण कर रहे थे जहाँ जहाँ हमारी सभा होनी ना, वहाँ से हम एसपी जाट साहब से कप्तान साहब से मुलाकात हुई, हमारी एसडीएम साहब से हुई। उन्होंने हमें यहाँ का जगह की नीति करके बताई गई कि यहाँ से ट्रैफिक जाम भी ना हो। हमारी कोई ऐसा भी पर्पज नहीं कि हम कोई ट्रैफिक जाम करें, किसी को एम्बुलेंस को रोककर। हमारा कोई ऐसा नहीं, कोई शहर का या कोई देहात का कोई हमारी वजह से कोई परेशान है, हमारी ऐसी मंशा नहीं है। हजारों ट्रैक्टर हजारों ही तो हजारों की संख्या में होगा। तो देखिए क्या तो हमारी एक तो आपदा, जो आपदा ही हमारी फसल नष्ट होगी, हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। हमारी ज़मीन नदी में कट कर गिर गई, कोई मुआवजा नहीं मिला। हमारा मुख्य मांग तो ये है। और रही हमारे बिजली के जो अनाप शनाप छापे मारे जा रहे हैं, उन पर जुर्माने लगाए जा रहे हैं कई कई लाख रुपए के। राजधानी देहरादून के सचिवालय में महापंचायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तैयारियों का तो राजधानी देहरादून के सचिवालय में नवनिर्वाचित उत्तराखंड सचिवालय संघ के निर्वाचित पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। बता दें, इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर कर्मचारियों ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में वह मुख्यमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको वह हर संभव दूर करने की कोशिश करेंगे। आगे मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सचिवालय से ही राज्य के निर्माण की दशा और दिशा तय की जाती है और उन्हें पूरा भरोसा है कि नई टीम जो गठित हुई है वो जनता के भरोसे पर खड़ी उतरेगी। सचिवालय हमारा एक ऐसा संस्थान है जहाँ से पूरे राज्य को संचालित करने का काम होता है। हमारे अधिकारीगण कर्मचारीगण उस काम को लगते हैं और सचिवालय संघ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। राज्य को आगे बढ़ाना है, राज्य को हर दिशा में श्रेष्ठ राज्य बनाना है, हर क्षेत्र में हमको विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारना है। तो उसके लिए हमारे अधिकारियों का कर्मचारियों का निश्चित रूप में उसमें पूरी तरह से सम्मिलन, पूरी तरह से सहयोग, पूरी तरह से उत्तरदायित्व एक कार्य व्यवहार होना चाहिए। और हमारे सचिवालय संघ के लोगों ने आज निश्चित रूप में उस दिशा में एक अच्छी पहल की है। अपने मनोयोग से वो सब लोग राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि नई कार्यकारिणी उस दिशा में बहुत अच्छा काम करेगी और हम सब लोग मिलकर राज्य को आगे ले जाने का काम।
कालाडूंगी में नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पास होने पर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोज पाठक ने खुशी का इजहार किया। मनोज पाठक ने कहा कि मोदी सरकार के जरिए महिलाओं के हित में एक के बाद एक काम किए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि महिला आरक्षण बिल पास होने पर मोदी सरकार कालाडूंगी में उनके नेतृत्व में आभार हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान संपूर्ण विधानसभा में चलाया जाएगा। साथ ही कांग्रेस पर जमकर तंज भी कसा। तो कालाडूंगी की एक खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां महिला आरक्षण बिल पास होने पर बीजेपी नेता का बयान निकलकर सामने आया है। मनोज पाठक ने बिल पास होने पर खुशी जाहिर की। साथ ही कहा कि इसको लेकर एक अभियान चलाया जाएगा, लोगों को जागरूक की जाएगी। मोदी सरकार महिलाओं के हित में लगातार अच्छे फैसले ले रही है और काम कर रही है, ऐसा कहना है बीजेपी नेता मनोज पाठक का। नगर निगम ने डेंगू के लार्वा पनपने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का अभियान जारी रखा है, जहां नगर आयुक्त श्री मनोज गोयल के निर्देश पर डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम की टीम के जरिए लगातार मॉल, टावरों के बेसमेंट, छतों और घरों का निरीक्षण किया जा रहा है। बता दें कि नगर आयुक्त खुद प्रतिदिन क्षेत्र में जाकर डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य के कार्यों का निरीक्षण करने के साथ डेंगू पनपने के स्रोतों की जाँच कर रहे हैं। नगर निगम का डेंगू के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि लगातार लार्वा पनपने के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लगातार पुलिस के आला अधिकारी खुद फील्ड पर तैनात हैं, खुद मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत आने वाले विकासखंड नैनी डांडा के लुठिया गांव की रहने वाली बिपाशा आजकल सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रही है, जहां बच्चों के जरिए गाया हुआ गढ़वाली गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बच्ची सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कम वक्त में ही अपनी बेहतरीन आवाज के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही है। तो वही बिपाशा का कहना है कि वह तमाम दिग्गज लोक गायकों के गाने को सुनती हैं और गायकी के शौक के चलते वह इन गायकों के साथ गाना भी गाना चाहती हैं। कल हमने एक गाना सुना सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने पास में ही गांव की है ये लड़की, हम आज जहाँ आए हैं स्कूल में, मेरे भी पास में गांव है। बहुत ही अच्छी आवाज़ है लड़की की और कल से और आज तक कम से कम 8-10 लाख लोगों ने व्यू चले गए। तो कहीं ना कहीं इसको मौका मिलना चाहिए, कहीं बड़े मंच पे हमारे जितने भी लोग कलाकार हैं, नेगी जी हैं या कोई भी अदर कलाकार हैं हमारे जो उत्तराखंड के हैं, कहीं ना कहीं इसको मौका दें। ये बहुत ही बढ़िया टैलेंट है और ये बहुत अच्छा कर सकती है आगे आने वाले टाइम में। उत्तराखंड में इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल महीने से हुई थी, जहां चारधाम यात्रा में अब तक तकरीबन 42 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या बाबा केदारनाथ धाम में आए श्रद्धालुओं की है, जहां अब तक 13,40,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में अब मानसून की रफ्तार कम होने पर श्रद्धालु की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि सरकार ने इस बार यात्रा को देखकर बड़े स्तर पर व्यवस्थाएं की थी, जिस वजह से यात्रियों की संख्या काफी अच्छी रही। ऐसे में माना जा रहा है कि यात्रियों की संख्या में अभी और बढ़ोतरी होगी और सरकार और स्थानीय लोगों के लिए अच्छी खबर है। देखिए, इस वर्ष धामों के कपाट अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और जो पीक सीजन होता है मई जून में, उसमें श्रद्धालुओं की संख्या का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। अभी कपाट बंद होने में लगभग 2 माह का समय शेष है, तो हमारा अनुमान है कि इस वर्ष श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या का एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा।
बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से, प्रदेश सरकार के स्तर से जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंच रहे हैं उनकी यात्रा सुगम और सरल हो सके, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, इस वर्ष धामों के कपाट अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और जो पीक सीजन होता है मई जून में, उसमें श्रद्धालुओं की संख्या का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। अभी कपाट बंद होने में लगभग 2 माह का समय शेष है, तो हमारा अनुमान है कि इस वर्ष सिटी बस अध्यक्ष और आरटीआई स्पेशलिस्ट विजय वर्धन डंडरियाल ने खुलासा किया है, जहां खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवहन आयुक्त और आरटीओ देहरादून के जरिए शासन के आदेश की गलत व्याख्या की जा रही है। टाटा मैजिक वाहनों को नगर बस वाहनों की श्रेणी में रखकर टैक्स को माफ किया गया है, जबकि शासन की अधिसूचना में स्पष्ट है कि नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की सीमा के भीतर अन्य एकमात्र रूप से नगर बस सेवा के रूप में संचालित की जा सकती है। वहीं उन्होंने मोटर वाहन पर टैक्स से पूर्णतः छूट को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसमें भी शासन की हेराफेरी निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल आपने स्पष्ट बिल्कुल सही बात कही है। यहाँ इस प्रदेश में क्या है कि चोर के हाथ में चाबी दी जाती है और कहते हैं कि तुम ही रक्षा कर लो। आपने देखा होगा, मेरी पीएमओ से भी शिकायत हुई थी, पीएमओ से भी जांच आई है और आपका यशस्वी जो मुख्यमंत्री जी हैं इस प्रदेश के, उनको भी मैं बार बार जब भी मैंने पत्र साक्ष्यों के साथ दिया, शिकायत किया, तो उनके द्वारा भी जाँच के लिए प्रपत्र भेजे गए। लेकिन क्या यहाँ पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि जो जाँच जब सचिव के यहाँ, परिवहन सचिव के यहाँ अगर कोई लेटर आता है तो परिवहन मुख्यालय भेजते हैं, और यहाँ पर क्या है कि परिवहन के जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है और सचिव भी है, दोनों एक ही है। अगर मान लो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहाँ से अगर मान लो कोई गलती होती है मुख्यालय से, वो सचिव है, तो कैसे एक अधिकारी जो है दोनों चीज़ों को जो है इस तरीके से पूर्ण कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी का प्रमोशन होता है मुख्यालय चला जाता है। हाल ही में नारी शक्ति वंदन विधेयक सर्वसम्मति से पारित होने को लेकर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, वहीं अब इस विधेयक पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं, क्योंकि नारी शक्ति वंदन विधेयक 2024 में शुरू किया जाना है, जिसको लेकर महिलाओं ने सवाल खड़े किए हैं। और महिलाओं का कहना है कि यदि मोदी सरकार को महिलाओं के लिए यह विधेयक पास करना है तो इसे अभी लागू करें, 2024 का इंतजार क्यों कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव को इस विधेयक के माध्यम से भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस देश की महिलाएं इतनी बेवकूफ नहीं है कि वह कुछ नहीं समझती। वह अब इन जुमलों में नहीं आने वाली है और 2024 में मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। झूठ का पुलिंदा है। जो जुमले उन्होंने बार बार इस देश को दिए हैं, जैसे 15 लाख अकाउंट में आएंगे, जैसे 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, जैसे महिलाओं के लिए महंगाई कम होगी, उसी तरीके से ये भी जुमला साबित हो रहा है। आप 2030 की बात कर रहे हैं कि ये आरक्षण जो बिल है महिलाओं का, ये 30 में लागू होगा, तो उस बीच में पहले से ही महिलाएं अपने आप को प्रताड़ित और शोषित महसूस करती हैं, उनको कहीं हिस्सा नहीं मिलता, उनके अधिकार की कोई बात नहीं होती। आप बिल भी लेकर आए हैं तो 2024 से आप लागू नहीं कर रहे, क्योंकि आप फायदा चाहते हैं। 2024 में ये शिगुफा छोड़कर महिलाओं को आप भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो इस बार देश की महिलाएं भ्रमित नहीं होंगी, बल्कि आपको सबक सिखाने का काम करेंगी कि बार बार जो झूठ के पुलिंदे हैं, जो झूठ का जुमला है, वो आपका नहीं चलेगा। देश की जनता को कॉर्बेट नगरी रामनगर में सस्ता गल्ला विक्रेता संघ उत्तराखंड के जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा, लंबे समय से सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता का लाभार्थी नहीं मिल रहा था। वहीं अब प्रदेश सरकार ने लाभांश के लिए 20 करोड़ की स्वीकृति दी है, जिसे लेकर नरेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, कालाडूंगी विधायक वंशीधर भगत का आभार जताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से वार्ता के माध्यम से हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे और सरकार से कंधा मिलाकर काम करेंगे। एक लंबे समय से सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का लाभांश नहीं मिल रहा था, इसको लेकर के आज हमने सबने एक बैठक की थी और उस बैठक में हमारे जो है सभी समस्याओं को लेकर आगामी रणनीति की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आज ही अभी हमको जानकारी मिली है कि उत्तराखंड सरकार ने 20 करोड़ रुपया जो है
इसके मध्य में जो है जारी किया है। हम जो है उत्तराखंड के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का, विश्वनाथ सिंह धामी जी का, उत्तराखंड की खाद्य मंत्री जो है रेखा आर्या जी का, और इस काम में हमको निरंतर सहयोग प्रदान करने वाले कालाडुंगरी के विधायक माननीय जो है बंशीधर भगत जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ये लाभांश जो हमारा लंबे समय से रुका था उसको प्रदान करने में हमको अपना सहयोग प्रदान किया। और पुनः मैं उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। और इसके साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि इस लाभांश के मिलने के बाद भी कुछ लोग जो है, कतिपय लोग जो है हड़ताल की धमकियाँ दे रहे हैं। देहरादून नगर निगम ने हाउस टैक्स नहीं देने वाले तकरीबन 600 लोगों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में साफ कहा गया है कि ड्यू डेट से पहले हाउस टैक्स जमा कर दे। जिन 600 लोगों को नगर निगम ने हाउस टैक्स के लिए नोटिस जारी किया उसमें बड़े होटल और कमर्शियल संस्थान शामिल हैं जिन पर 4 करोड़ की धनराशि बकाया है। बता दें कि हाउस टैक्स ने नगर निगम को मोटी कमाई होती है। इस साल अप्रैल महीने से लेकर अब तक नगर निगम हाउस टैक्स से तकरीबन 26 करोड़ रुपए की कमाई कर चुका है, जो पिछले सालों की अपेक्षा काफी अच्छी रिकवरी बताई जा रही है। सारे लोग हैं जिनको हम लोगों ने नोटिस दिए हैं, जो कि अरियर्स में ऑलरेडी आ रखे हैं, जिन्होंने पूर्व वर्षों के भी हाउस टैक्स जमा नहीं करवाए हैं। इस प्रकार के 600 नोटिस हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये बड़ी संपत्तियां हैं। इसके अतिरिक्त जो छोटी संपत्ति होंगी उसमें भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लोग जो हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। हमारी सभी से अपील है कि हमने इस पूरे प्रोसेस को काफ़ी सुविधाजनक बना दिया है। ऑनलाइन बैठ के आप अपने घर से भी कर सकते हैं। आपको अपना जो PTID है, जो हाउस टैक्स ID है, आपकी हाउस टैक्स की पर्ची में उपलब्ध होती है। उससे यदि आपने पिछले वर्ष टैक्स जमा कराया, आप आराम से घर बैठे उसको उस ID के माध्यम से बिल्कुल अपना टैक्स घर बैठे जमा करवा सकते हैं और रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि क्योंकि नगर निगम को भी कई सारे कार्य करने पड़ते हैं और ये थोड़ा सा हमको इससे बल मिलता है कि यदि जो हमारे टैक्सेशन वगैरह हैं वो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।